क्वेश्चन नंबर 5 खा में देखिए, लिखा हुआ है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो आपको एक प्रिज्म के लिए उसका जो मटेरियल होता है उसके लिए अपवर्तनांक ज्ञात करना है, उसका व्यंजक निकालना है, वो भी न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 5 खा, हमने हेडिंग डाली किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, ये प्रिज्म हमने बनाया ए बी सी, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का सामने का फेस है, इसमें इसको प्रिज्म कोण कहा जाता है, आप सभी को याद होगा। और ए क्योंकि यहां पर है इसलिए ए से ही हमने इसको प्रदर्शित भी कर लिया। अब इस पर एक किरण भेजी गई, ये जो पी क्यू, पी से क्यू की ओर एक प्रकाश किरण हमने यहां पर भेजी, ये हमने इस बिंदु पर प्रिज्म के जिस बिंदु पर जाकर ये प्रकाश किरण टकराई उस बिंदु पर हमने ये एक अभिलंब बनाया। अभिलंब बनाया मतलब ये जो नॉर्मल है वो प्रिज्म के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब किरण यहाँ पर पहुंची उसके बाद, क्योंकि अब ये अभी एयर में है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो विरल से सघन में जा रही है, तो जाने का रास्ता इसका एक्चुअली रास्ता ये है, इधर की तरफ इसको जाना चाहिए था, लेकिन विरल से सघन में जाने की वजह से ये जाते जाते ऐसा मुड़ गई। ठीक है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का ये कोण जो बनेगा वो आई बनेगा, आपतन कोण। और इस पृष्ठ के लिए ये जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण बन जाएगा, स्मॉल आर ले लेते हैं इसको। ठीक है सॉरी। इसके बाद ये किरण अब ग्लास के अंदर चल रही है, फिर अब अपवर्तन नहीं होगा इसका, क्योंकि एक ही सेम मीडियम है। जब यहां पर पहुंची इस एंड पर, तो यहां पहुंचने के बाद अब फिर से ये एयर में जाना चाहती है, इसका मतलब ग्लास से एयर में जाना चाहती है, सघन से विरल में जाना चाहती है, तो फिर यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो जाने का रास्ता उसका एक्चुअल तो ये था, देखिए ये इसी रास्ते में जाना चाहती है, लेकिन अपवर्तन होने की वजह से और सघन से विरल में आने की वजह से ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। सघन से विरल में आती तो ऐसे जा रही थी अभिलंब से, ये अभिलंब है इस जगह पर, तो अगर इस ऊपर की तरफ मुड़ती तो अभिलंब की ओर झुक जाती, इसलिए अभिलंब से दूर हटना था तो ऐसे नीचे की तरफ आ गई। और ऐसी सिचुएशन पे ये जो एंगल यहां पर बनेगा ये एंगल कहा जाएगा निर्गत कोण। निर्गत कोण, एमर्जेंट एंगल आप इसको बोल सकते हैं। और इस सरफेस के लिए ये कोण आपतन कोण का काम करेगा, या आप ऐसे समझ लो कि अगर प्रकाश किरण को हमने इधर से डाला है तो इस रास्ते से चली गई, अगर हम इधर से प्रकाश किरण डालते तो ऐसे चली जाती, उस वक्त ये आपतन कोण होता और ये कौन सा कोण होता, अपवर्तन कोण। तो ये अंदर वाले एंगल हमने आर और आर डैश मान लिए, बाहर वाला ये आपतन कोण और ये निर्गत कोण हमने आई डैश मान लिया। अब देखने वाली बात ये है कि प्रिज्म में जब प्रकाश किरण ने प्रवेश किया था तो उसकी डायरेक्शन क्या थी। प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये देखिए थी, ये डॉटेड लाइन हमने बनाई है, ये डायरेक्शन है आपतित किरण की। और प्रिज्म के अंदर में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब किरण बाहर निकल रही है तब उसकी डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन है निर्गत किरण, इसको हमने पीछे बढ़ा दिया ऐसे, ये पीछे बढ़ाया, हमने देखा कि आपतित किरण की ये जो डायरेक्शन थी और निर्गत किरण की जो डायरेक्शन है दोनों के बीच एक एंगल बनता है। प्रिज्म के अंदर किरण प्रवेश इस रास्ते में करती है, निकलती इस रास्ते में है, इसका मतलब ये हुआ कि किरण जो है वो इतने एंगल से डेविएट हो गई है, विचलित हो गई है, इसलिए इस एंगल का नाम क्या रख दिया गया, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण।
तो यहाँ डेल्टा क्या चीज है? एंगल ऑफ डेविएशन। ए है प्रिज्म का कोण, डेल्टा है प्रकाश किरण का विचलन कोण। ठीक, बस इतना सा आपको फिगर देखना है। अब हमको इसके प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र बनाना है। इसके लिए बड़ा आसान है, आप थोड़ा ध्यान से देखें और बड़ा अच्छा डेरिवेशन है। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि ध्यान से देखिएगा बेटा, एक लाइन ये ऐसे आ रही है और एक लाइन ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं। ये वाला एंगल कितना है? आई। तो इन्हीं दो लाइंस के बीच यहां पर ये पूरा एंगल कितना होगा? आई। किस वजह से? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब अगर ये आई है, ये भी पूरा आई होगा, तो ध्यान से बताएं, उसमें से ये आर अगर निकल जाएगा तो यही तो बचेगा बेटा। समझ आया आपको? तो ये कितना बचेगा? आई माइनस आर बचेगा। ये इतनी चीज समझ आ गई आपको? अच्छा, ऐसे ही यहां पर देखिए, ये वाली लाइन ये आ गई ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे चली गई। इन दो लाइंस के बीच यहां पर एंगल ये कितना है? आई डैश। तो इन दो लाइंस के बीच का यहां पर भी तो एंगल कितना होना चाहिए? पूरा। किस वजह से? शीर्षाभिमुख कोण। अब ये बेटा देखो, पूरा यहां से यहां तक आई डैश है, उसमें से ये हम नहीं चाहते, तो ये हटा दो। अब अगर आप ये हटा देंगे तो इतना एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसकी वैल्यू क्या होगी? आई डैश माइनस आर डैश, इतना एंगल बचेगा। ये वाला जो एंगल बचेगा ये आई डैश माइनस आर डैश बचेगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल में ए बी सी डी, ये एंगल ए है, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं ए। हम एक त्रिभुज लेते हैं ई क्यू आर में, त्रिभुज ई क्यू आर में डेल्टा बाह्य कोण है। देखिए ई क्यू आर, इतने ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं बेटा, इतने ट्रायंगल की। डेल्टा इसका एक्सटर्नल एंगल है, और आपको याद है किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है, तो अंदर का ये कोण और ये कोण के जोड़ के बराबर आएगा। बाह्य कोण है इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। आई और आई हम एक जगह कर लेते हैं और इन दोनों से माइनस कॉमन कर लिया, तो आर प्लस आर डैश। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली। इसके बाद आप और आगे देख सकते हैं, आप इसके बाद एक काम कर सकते हैं, ये चतुर्भुज आप देख रहे हैं ए क्यू डी आर, चतुर्भुज ए क्यू डी आर में देखो बेटा ध्यान से, ये ए क्यू डी आर, ये वाला आपने देखा चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में थोड़ा गौर कीजिए कि ये वाले जो एंगल हैं ये कितने एंगल होंगे? 90-90। क्यों? क्योंकि ये लाइन अभिलंब है अभिलंब, तो ये एंगल कितने के होंगे? 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 का होता है। अब अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 का होता है और उनमें से इन दो कोणों का एंगल ही 90 हो गया, तो बाकी बचा कौन सा? ए, और ये वाला एंगल बचा डी। तो अब ए और डी का जोड़ भी कितना बचेगा? 180। इसलिए
चतुर्भुज ए क्यू डी आर में एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आया कि नहीं? सबसे पहले मैंने क्या लिया, त्रिभुज ई क्यू आर। देखिए हम ये त्रिभुज आपको बाहर निकाल के दिखा देते हैं। ये ई है, ये डेल्टा है, ये आई माइनस आर है, और ये आई डैश माइनस आर डैश। तो ये हमने जो सबसे पहले बात की थी त्रिभुज ई क्यू आर, ये इतना पोर्शन यहां निकाल के रख दिया, ई क्यू आर। इसके बाद हमने चतुर्भुज ए क्यू डी आर की बात की है। ए क्यू डी आर, ए क्यू डी आर, ये एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। और ये कितने डिग्री, ये दोनों 90 के हैं। किस वजह से 90? क्योंकि ये लाइनें जो बनी हैं ये अभिलंब है सरफेस पर। अब अगर ये दो कोण 90 के होंगे तो बाकी बचे दो कोणों का जोड़ भी कितना बचेगा, 180। इसलिए a प्लस डी इज इक्वल टू 180। अब हम लेते हैं त्रिभुज डी क्यू आर में। त्रिभुज क्यू डी आर, देखिए त्रिभुज क्यू डी आर कहाँ है, क्यू डी आर। इसको भी मैं अलग बना देता हूं। देखिए ये ऐसा, यहां पर Q, यहां पर D और यहां पर R। ये वाला एंगल बताओ, Q D R। ये त्रिभुज देखा बेटा आपने, ये एंगल कितना है, R। ये एंगल R डैश और ये D। इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़े 180 होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं R प्लस R डैश प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। दोनों में ये लेफ्ट हैंड साइड में एंगल D है, या यूं कहें कि अगर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट भी सेम होंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वल कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है, लेफ्ट सॉरी। एंगल D से एंगल D कैंसिल हो गया। तो आप बार बार एंगल ना लिखना चाहें तो मत लिखें, आप सीधे सीधे इसको क्या लिख दें, A इज इक्वल टू R प्लस R डैश। ठीक है, हम चाहें तो A की ये वैल्यू या R प्लस R डैश की ये जो वैल्यू आई है वो हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप मान लें इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस आई डैश माइनस R प्लस R डैश। ए लिख देंगे हम इसको, या अगर यहां से I प्लस आई डैश की वैल्यू निकाली जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा प्लस ए। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक निकालना है, वो भी कौन सी अवस्था में, न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो अब लगभग हमारा काम हो गया है, हम बस कंडीशन अप्लाई करना है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखो, न्यूनतम विचलन जब होगा मतलब ये एंगल जब सबसे छोटा होगा, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आई जो होगा आपतन कोण वो निर्गत कोण के बराबर होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति की कुछ अपनी शर्तें हैं, क्या कि उस वक्त आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, ये जो R है R डैश के इक्वल होगा, R विल बी इक्वल टू R डैश। उस समय जो विचलन कोण डेल्टा बन रहा है वो सबसे छोटा होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। नाम ही कंडीशन में ही लिखा है न्यूनतम विचलन।
तो फिर से सुन ले, न्यूनतम विचलन की अवस्था में क्या क्या शर्त है। आई डैश के बराबर होगा, आर डैश के बराबर होगा, और विचलन कोण की वैल्यू सबसे छोटी होगी। इसीलिए हमने डेल्टा एम ले लिया। एम स्टैंड्स फॉर मिनिमम, मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जहां आई है, आई डैश, ये सब हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 4 से लेते हैं। समीकरण 4 से, समीकरण 4 में a इज इक्वल टू आर प्लस आर। आर डैश की जगह पर भी हमने क्या नोट कर दिया, आर नोट कर दिया। इस तरह से 2r इज इक्वल टू a, देन r इज इक्वल टू a/2। नहीं समझ आया भाई? आप देखो ना, r और r कितने r हो गए, 2r इज इक्वल टू a, देन r इज इक्वल टू a/2। समीकरण 5 से इस डेरिवेशन को करते वक्त हमारा एक ही मेन मकसद होता है कि किसी तरीके से आई और आर मिल जाएंगे। अगर आई और आर मिल जाते हैं, फिर स्नेल्स लॉ लगा के हम अपवर्तनांक बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं। समीकरण 5 ये है, देखो इसमें आई की जगह पर आई डैश की जगह पर भी आई इज इक्वल टू डेल्टा के स्थान पर डेल्टा एम प्लस ए। ये कितना हो गया सोचो, 2i। तो i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस a/2। ये i की वैल्यू निकल करके आई। अब हमें i भी मालूम है, हमें a भी मालूम है। हम बड़ी आसानी से स्नेल का नियम लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू, स्नेल का नियम क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर। अब वैल्यू अप्लाई कर देनी है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह पर आप लिखोगे डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन आर है, आर की जगह पर ये वैल्यू a/2। इस तरह से ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो इस तरह से आप डेरिवेशन करें। ऐसा 3-4 फिगर भी अगर बन जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और ज़्यादा ही अच्छा है कि समझने के लिए आपने अंदर से निकाल के बनाए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था 5 खा। इसके बाद 5वें के गा पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। लिखा है किसी धातु के पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। निरोधी विभव का परिवर्तन दर्शाना है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ दिखाना है। 5 गा, किसी धातु के पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आपने करा भी है इसको, हालांकि ये भी किया था तो आपको ध्यान आ गया होगा, और ये भी किया तो इसका भी ग्राफ हम बना के दिखाते हैं। देखो, जब हम किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, धातु के पृष्ठ पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो इधर की तरफ हम विभव ले रहे हैं। देखो, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर हम नेगेटिव पोटेंशियल ले रहे हैं, और इस डायरेक्शन पे हम क्या लेते हैं, आवृत्ति। हमको ग्राफ बनाना है ना, तो वाई अक्ष में हमने क्या ले लिया, आवृत्ति ले ली, और एक्स अक्ष की दिशा में हमने क्या ले लिया, विभव। आप किसी भी आवृत्ति का लाइट डालोगे और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे नीचे की लाइट डालने से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन
नहीं निकलेंगे। उससे ऊपर की आवृत्ति का प्रकाश अगर डालोगे तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे देहली आवृत्ति बोलते हैं आप। तो हमने क्या देखा कि इतनी आवृत्ति का लाइट हमने डाला, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इतनी आवृत्ति की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ऐसा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिली। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की जब लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करंट हमको मिली, करंट बढ़ी और थोड़ी देर के बाद करंट एकदम से क्या हो गई, सेचुरेट हो गई, जिसे हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट। फिर करंट का बढ़ना बंद हो गया। बस समझ में आई। फिर से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए ही हमको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ी। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट देने से इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा था। एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट देना पड़ा तब इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब करंट आएगी। I = NeVd। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो करंट भी बढ़ी। तो शुरुआत में तो करंट बढ़ी और इसके बाद करंट बढ़कर क्या हो गई, सेचुरेट हो गई। हमने इस ग्राफ को पीछे बना के देखा, या हमने जो प्लेट अभी तक हमने प्लस रखी थी P2 प्लेट प्लस रखी थी, अब इसको हमने माइनस पोटेंशियल देना शुरू किया और देखा कि अब करंट का क्या होता है। अब माइनस पोटेंशियल दोगे तो ये करंट को इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स रुकना स्टार्ट होंगे, इसका मतलब करंट कम होने लगेगी। कम होते होते हमने देखा कि कितना पोटेंशियल नेगेटिव देने से करंट जीरो हो जाएगी। तो मुझे करंट को जीरो करने के लिए इतने पोटेंशियल तक इसको पहुंचाना पड़ा, इतना नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल ही क्या कहलाता है, निरोधी विभव। निरोधी विभव VO से प्रदर्शित करते हैं और ये VO1 है, फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। कब, जब हमने ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे थे और उस वक्त करंट हमको इतनी मिली। ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनको रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा, वो नेगेटिव पोटेंशियल था V01। ठीक, दोबारा में हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, यानी कि बल्ब का कलर सेम रखा, केवल हमने क्या बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, कलर चेंज करने से। तो वोल्टेज सेम रखेंगे, कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा के हमने ν2 कर दी। इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने डाल दी। अभी तक ये फ्रीक्वेंसी डाल रहे थे, अब इतनी लंबी फ्रीक्वेंसी, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी हमने डाल दिया। फिर इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, करंट बहना शुरू हुई और हमने क्या देखा कि करंट यहां जाके फिर से सेचुरेट हो गई, उसी जगह करंट जाकर के सेचुरेट हुई। हमने ये जो ν2 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इस फ्रीक्वेंसी पर हम देखना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से रोके जा सकते हैं। तो हमने नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट कर दिया। नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो ये करंट रुकती रही और ऐसे यहां जाकर के जीरो हो पाई। ठीक है, थोड़ी सी और आवृत्ति की लाइट डाली तो जो निरोधी विभव था वो यहां पर हमको मिला V02। आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे ही दिखा लेंगे, इस पे आप करंट नोट कर सकते हैं। करंट आगे जाके सेचुरेट हो गई, करंट कम होने लगी और कम होते होते इस बार ये जो ν2 फ्रीक्वेंसी की लाइट बेटा हमने डाली, जो कि पहले से थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ν1 से ν2 फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा। तो हमको इतनी करंट मिली, इतनी करंट, ये करंट का लाइन मान लो आप, इतनी करंट हमको मिली।
करंट बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ी, और आगे जाकर के वो करंट फिर से उतनी वैल्यू पर सेचुरेट हो गई। लेकिन न्यूमन फ्रीक्वेंसी पर प्लेट को केवल इतना नेगेटिव पोटेंशियल देते थे, इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते थे। लेकिन न्यूटन फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आई, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इतना वोल्टेज नेगेटिव लगाने से नहीं रुक रहे थे, उनको रोकने के लिए मुझे इतना नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ रहा था। समझ आया आपको? अच्छा, हमने क्या किया, हमने बोला हो सकता है ये ऐसे ही हो, हमने और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, कलर और चेंज कर दिया हमने, कलर और चेंज किया। करंट में तो कोई ज़्यादा खास स्पेशल मतलब कोई ज़्यादा पर्टिकुलर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और हम देखा थोड़ी सी करंट बढ़ी और थोड़ी दूर जाकर बस फिर उतनी वैल्यू पर क्या हो गई, सेचुरेट हो गई। लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ा रहे थे तो हमने फिर से एक अजीब चीज देखी कि अब न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी की जो लाइट हमने डाली, न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी की जो लाइट डाली थी, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे उनको रोकने के लिए अब इतना नेगेटिव पोटेंशियल भी हमारे काम में नहीं आया। हमको उन्हें रोकने के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, तब जाके हम इलेक्ट्रॉन को रोक पाए। तो ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल इसको मान लेते हैं V01। तो न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी इनसे भी ज्यादा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, सेचुरेशन करंट की वैल्यू तो नहीं बढ़ रही है। इस करंट का नाम क्या है? सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट की वैल्यू तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को जो नेगेटिव पोटेंशियल रोकता है, जो स्टॉप करता है, उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। पहले थोड़े नेगेटिव से रुक गई, फिर उतने नेगेटिव वोल्टेज से नहीं रुकी, और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ा। तीसरी बार में तो और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज हमको देना पड़ा, तब हम इलेक्ट्रॉन को रोक पाए। इसका मतलब साफ है कि जो आवृत्ति बढ़ाते हैं जब हम आपतित प्रकाश की, तो उससे करंट नहीं बढ़ती, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ते, लेकिन रोकने के लिए हमको ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत चाहिए। इसका मतलब है आवृत्ति बढ़ाने से आप उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ताकत बढ़ती जाती है, उनकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। यही आपको ग्राफ में दर्शाना था। समझ आ गया ये आपको? ठीक। उसके बाद इसी में क्वेश्चन लगा हुआ है, देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। सभी लोग जानते हैं देहली आवृत्ति की परिभाषा, हमने लिखी भी। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। हमने अभी बोला कि किसी भी आवृत्ति की लाइट आप डालोगे इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, ऐसा नहीं होता। तो किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा सिंपल है, ये कम फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। ये फ्रीक्वेंसी डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, बढ़ा के डाल दो। ये फ्रीक्वेंसी डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। जैसे ही हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी डाली, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। फिर ये फ्रीक्वेंसी डाली और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो देहली आवृत्ति कौन? ये कि ये वाली देहली आवृत्ति, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज एबल टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जो कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम हो, वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे देहली आवृत्ति। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये नहीं है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो उससे ज्यादा हो जाएगी ना, तो उसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन आपकी हो गई। उसके बाद इस ग्राफ से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आइंस्टीन की प्रकाश ऊर्जा समीकरण पढ़ी है, तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से
देखिए आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण आप सभी बच्चों को याद होगा, EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। देखो यही तो होती है कि एच न्यू प्लस डब्ल्यू, एच न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आई उससे, ठीक है। EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। मैं आपको बताऊं E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, V नॉट है निरोधी विभव, H प्लांक नियतांक, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और W है कार्यफलन। आपने कार्यफलन को फाई से लिखा है तो आप फाई लिख लो। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने मान ली। तो ये है प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसको 1 मत मानो चाहे तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण ये होती है, एच न्यू आपतित प्रकाश की ऊर्जा है, फाई धातु का कार्यफलन है, और EV नॉट उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिएगा, इसमें अगर मैं पहली वाली कंडीशन यूज करता हूं, पहली वाली कंडीशन अगर मैं यूज करता हूं तो फर्स्ट कंडीशन में आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, ν1, ठीक है, और निरोधी विभव कितना मिला हमको, V नॉट 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, E इंटू V नॉट 1 इज इक्वल टू एच ν1 माइनस फाइव। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई कि उस समय आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर ν1 है तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा h ν1 होगी। निरोधी विभव V नॉट 1 है तो V नॉट 1, फाई धातु का कार्यफलन, अगर एक मेटल है तो एक धातु का कार्यफलन तो सेम ही रहता है, तो वो फाई हमने लिख दिया। सेकंड कंडीशन ν2 फ्रीक्वेंसी की जब लाइट आपने डाली है तो E इंटू V नॉट 2, दूसरा निरोधी विभव मिला h ν2 माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर 2। बस 2 ही कंडीशन से हमारा काम बन जाएगा। हमें तो प्लांक नियतांक चाहिए ना, तो ठीक है, आप किसी भी तरह से फाई कैंसिल कर दो। तो आप एक काम कर दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर दो, ठीक है। तो हम यहां पर कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इसमें इसको माइनस करेंगे तो बेटा जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो EV नॉट 1 माइनस EV नॉट 2 इज इक्वल टू h ν1 माइनस h ν2, और ये प्लस हो जाएगा माइनस करने पर, तो प्लस 5 माइनस 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहां से हम h कॉमन कर लेंगे, यहां से E कॉमन कर सकते हैं, तो अगर E कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहां V नॉट 1 माइनस V नॉट 2 इज इक्वल टू h कॉमन कर लिया हमने, तो ν1 माइनस ν2। हमें तो प्लांक नियतांक चाहिए ना, तो प्लांक नियतांक h की वैल्यू निकालो, ये चीज इधर आके भाग में आ जाएगी। V नॉट 1 माइनस V नॉट 2 अपॉन ν1 माइनस ν2, ये प्लांक नियतांक का मान निकल करके आ जाएगा। उन्होंने ग्राफ से ही निकालने को बोला था ना, तो हमने ग्राफ का ही इस्तेमाल किया और वहीं से प्लांक नियतांक की वैल्यू निकाल ली। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5गा। इसके बाद इसी में एक अथवा में लगा हुआ है क्वेश्चन, उसको हमें सॉल्व करना है भाई, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये नोट ही कर लिया होगा आपने, या आप नोट कर लो, फिर हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5गा में जो अथवा में एक पार्ट लगा हुआ है वो एक न्यूमेरिकल है। लिखा हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वॉट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हम ये लिखेंगे
कि हमको दिया क्या गया है, दिया है तरंग दैर्ध्य दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 × 10⁻⁻7 मीटर। इसके 3 जीरो चले जाएंगे ना। 40 वॉट का एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, पावर 40 वॉट। 1 सेकंड में टाइम कितना दिया है हमको, 1 सेकंड। 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। आपको ज्ञात करना है प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, ये आपको ज्ञात करना है। संख्या को हम n मान लेते हैं क्योंकि बार बार हम इतनी लंबी लाइन फिर नहीं लिखेंगे। अब इसका हम हल करेंगे। देखो, हल के लिए प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, इसके लिए आप एक जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे। देखो, कोई भी बल्ब है, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है, अब इससे लाइट निकल रही, मतलब फोटॉन्स निकल रहे हैं। 1 सेकंड में कितने फोटॉन निकलेंगे, तो आप एक काम करेंगे, 1 सेकंड में बल्ब से कितनी एनर्जी एमिट होगी ये आपको पता लगाना है। और उसमें क्या करेंगे, कुल ऊर्जा या 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल ऊर्जा, उत्सर्जित कुल ऊर्जा अपॉन 1 फोटॉन की ऊर्जा, 1 फोटॉन की ऊर्जा। अब उत्सर्जित कुल ऊर्जा कैसे निकालोगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है शक्ति अथवा सामर्थ्य का, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। अगर एनर्जी चाहिए तो शक्ति पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। 1 फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला hc/λ, तो P × T × लैम्डा, लैम्डा ऊपर आ जाएगा पलट के, अपॉन H × C। N = P की जगह 40 वॉट, T 1 सेकंड, लैम्डा है 5 × 10⁻⁻7, H है 6.6 × 10⁻⁻34, C है 3 × 10⁸। इस तरह से N की वैल्यू जो बनेगी वो आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 200, या आप थोड़ी बहुत कैंसिलेशन कर सकते हो, पॉइंट हटा दो, एक 0 बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक। 2 से आप इसको काट सकते हो 33 बार में, और 20 बार में ये कट जाएगा, ठीक। देन n = 20 को 50 से गुणा कर दोगे, 1000 × 10 की घात -7, ये ऊपर आएगा -8, -7 -8 -15, और ये ऊपर आएगा +34, तो +34 -15 +19 अपॉन में 33 × 3 99। इसके एक 0 को इससे दे दीजिए, तो 100/99 × 10⁻20, 199, करीब करीब एक ही चीज़ है लगभग। बहुत ज़्यादा आंसर आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग 1 कुछ आएगा, कितना 1.05, 1.05 × 10⁻20 फोटॉन्स, बस ये आंसर आ जाएगा। या आप इसे लिख सकते हैं, देखो फोटॉन्स का नंबर हमें बताना है, तो आप लिख सकते हैं लगभग 10⁻20
फोटॉन्स, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 के गा का अथवा वाला पार्ट हो गया। आप इसे नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं घा नंबर पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 घा, उसमें लिखा है सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। आपको सूर्य में जो हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रियाएं होती हैं, बस वो अभिक्रियाएं लिखनी है केवल। और आगे सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल पार्ट है। पहले हम ये थ्योरी देखते हैं कि क्या है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन की अभिक्रिया लिखिए। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया, मैंने लिखा कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के निम्नलिखित 2 प्रकार की अभिक्रियाएं संभव होती हैं। एक प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है कार्बन साइकिल और दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं को बोला जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, आप देख लें इसमें क्या होता है। जो सन है उसमें बहुत हाइड्रोजन एटम्स वहां पर हैं, वो आपस में संलयित होते हैं। कार्बन साइकिल में जो कार्बन होगा वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक उत्प्रेरक की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें जो 1H1 है हाइड्रोजन का सबसे हल्का जो आइसोटोप होता है 1H1, ये कार्बन के साथ मिलेगा 6C12 और 7N13 बनाएगा तथा थोड़ी सी क्या मुक्त होगी, एनर्जी निकलेगी उससे। जो 7N13 होता है ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण ये फिर से टूट जाता है अपने आप। तो 7N13 किसमें किसमें टूटता है, 6C13 और उसके साथ एक पॉजिट्रॉन निकलता है, +1 बीटा 0 इज पॉजिट्रॉन। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो ये पॉजिट्रॉन है। उसके साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है यहाँ पे। फिर ये जो 6C13 बनता है, ये सन में उपस्थित किसी दूसरे हाइड्रोजन के एक और आइसोटोप से रिएक्ट करता है और 7N14 बना लेता है। उसके साथ भी थोड़ी सी एनर्जी फ्री होती है। ये जो 7N14 बनता है, ये 7N14 अगले हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट करेगा। जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये 8O15 बनाएगा। 8O15 के साथ एनर्जी निकलेगी। 8O15 फिर से स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसलिए ये अपने आप से ही टूट जाता है। तो अपने आप से टूट के क्या बनेगा, 7N15 बनता है प्लस पॉजिट्रॉन बनेगा। और जब जब पॉजिट्रॉन बनेगा उसके साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा ही। ये जो 7N15 है ये फिर से एक चौथे हाइड्रोजन का आइसोटोप, वहां पर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये जो 7N15 बना ये एक चौथा हाइड्रोजन का एटम लेगा, उससे रिएक्ट करेगा और 6C12 बनाएगा +2He4 हीलियम न्यूक्लियस भी बना देता है। ये इतना रिएक्शन वहां पर होता है। अब 4 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 हाइड्रोजन एटम का संलयन हुआ और उसके बाद फाइनली क्या बन गई, हीलियम। अब इसी को हमने क्या किया, सभी को हमने जोड़ दिया एक रिजल्ट दिखाने के लिए कि जितना सब कुछ हुआ इससे परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या मिला। तो सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से 1H1 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 1H1। लेफ्ट हैंड साइड की बाकी चीजें कहाँ चली गई, तो लेफ्ट हैंड साइड की बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखो मैं दिखाऊं, 6C12 से 6C12 कैंसिल, 7N13 से 7N13 कैंसिल, 6C13 से 6C13 कैंसिल, 7N14 से 7N14 कैंसिल, 8O15 से 8O15 कैंसिल और 7N15 से 7N15 कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही तो केवल बचे। राइट हैंड साइड में क्या बचा, आप देखें, एक तो ये हीलियम न्यूक्लियस बच गया, ठीक है, उसके साथ 2 पॉजिट्रॉन बचे, 1 2 पॉजिट्रॉन बचे, गामा एनर्जी बची
एनर्जी एनर्जी एनर्जी, तो गामा एनर्जी बचे। एनर्जी में तो एक एनर्जी, दो एनर्जी, तीन एनर्जी नहीं लिखोगे ना आप, एनर्जी तो एनर्जी है, तो एनर्जी बच गई। और दो न्यूट्रिनो पार्टिकल भी हैं, देखो इधर ये दो न्यूट्रिनो पार्टिकल भी आ गए, हो गया रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन माना जाएगा और इसे बोला जाता है कार्बन साइकिल। और इसमें बहुत सारी एनर्जी फ्री होती है, लगभग 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुक्त होती है इसमें। 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फ्री होती है। ठीक है, ये जो दो पॉजिट्रॉन है ना, ये और दो इलेक्ट्रॉनों से रिएक्ट करते हैं और ये भी लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ये भी बनाते हैं। तो 24.7 तो यहां मिल रही है और इनके दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर रिएक्ट करने से दो और आ गई। 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस रिएक्शन से मिलती है। 27.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं आप। सूर्य में इस रिएक्शन के अलावा और एक रिएक्शन सोची गई और माना जाता है कि वो दूसरी रिएक्शन इसकी तुलना में ज्यादा पॉसिबल होती है, ज्यादा मतलब उसकी संभावना ज्यादा है। उसका नाम रखा गया प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। उसमें भी 4 हाइड्रोजन नाभिक, देखो रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा, बस थोड़ी सी प्रोसेस बदल गई, थोड़ा सा मेथड बदल गया। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन एटम्स मिले, 1H2 बना, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो पार्टिकल बना। ये जो 1H2 बना, ये वहीं पर मौजूद एक और हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट कर लिया इसने, तो 2He3 बना, थोड़ी सी एनर्जी भी मुक्त हुई। ये जो 2He3 था, अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर एक ही 2H3 बन रहा होगा, ये रिएक्शन तो बहुत भारी मात्रा में शुरू होगी ना, तो बहुत सारे 1H1 होंगे, बहुत सारे 2H3 1H2 बनेंगे, बहुत सारे 2He3 बनेंगे। तो जब ये 2He3 बना तो ये 2He3 और कहीं एक और 2He3 बना होगा, वो दोनों ने रिएक्ट किया आपस में, इन दोनों ने रिएक्ट करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया और 1H1 दो प्रोटियम के हाइड्रोजन के जो सबसे लाइट आइसोटोप्स हैं वो मुक्त हो गए। इसके बाद लेकिन सोचने वाली बात बेटा ये है कि हमने जब ये दो रिएक्शंस करवाई तो एक ही 2He3 तो बना, जबकि हमने यहां कितने 2He3 यूज किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन दो लाइंस से मिलाकर, इन दो रिएक्शंस से मिलाकर एक 2He3 बनता है, लेकिन हम तो दो 2He3 यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों रिएक्शन एक बार और हुई होंगी कहीं पर, एक बार ये हुई, इससे एक 2He3 मिला, और कहीं हुई होंगी उससे 2He3 मिला, तब दोनों कंबाइंड हो पाएंगे। इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया, फिर तीनों को जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये थर्ड रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि ऊपर वाली दोनों रिएक्शन कितनी बार हो, 2 बार। एक बार ये हुई, एक 2He3 बना, एक बार और होती तो एक 2He3 और बनता, तब तो दो 2He3 मिलकर रिएक्ट करेंगे। और जब ये दो 2He3 मिलकर रिएक्ट करते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है, 1H1 फ्री हो जाते हैं। यही रीजन है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को 2 से गुणा कराया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाइड बाई 2 और उसके बाद इसमें ऐड किया हमने। ठीक है, अब क्या मिलेगा आप देखो, 1H1, ध्यान से देखना, इधर की तरफ कितने 1H1 है पहले यही गिन लो, 3 और 3 दूना 6, समझ आया? इधर कितने 1H1 है राइट हैंड साइड पे, 2 केवल, तो 6 में से ये 2 इधर आके माइनस हो जाएंगे, कितने 1H1 बने, 4 1H1 आपके सामने है। नहीं समझ आया? और देखिए 1H2 इधर की तरफ कितने हैं लेफ्ट में बताइए, 2 1H2 हैं, उधर की तरफ कितने 1H2 हैं, 2 का गुणा इधर ही थोड़ा करोगे, इधर भी तो करोगे। नहीं समझ आया? तो इधर एक 1H2 में 2 से गुणा होगा, 2 1H2, इधर भी तो 2 1H2 हुए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1H2 से 1H2 कैंसिल हो गया। आप समझ लीजिए अपना, मैं कैंसिल मत करिए तो मत करिए, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। और इधर कौन है, 2 बार 2He3 है,
लेफ्ट में, राइट में कितनी बार 2He3 है? 2 बार, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तो 2He3 और 2He3 कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट में केवल 4 1H1 बचे। राइट में क्या बचा देखो, राइट में 2He4 बचा। पॉजिट्रॉन कितने बचे बोलिए? 2, एक ही दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, और बाकी तो फिर क्या बची है? एनर्जी, और 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल, एक न्यूट्रिनो ये और 2 से गुणा होके 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल ये। रिएक्शन समझ आ गई? तो सूर्य में ये रिएक्शन सोची गई, इनको आप तैयार करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है एग्जामिनेशन में। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल लगा दिया है उन्होंने, तो हम उसको करेंगे आंकिक भाग। आंकिक भाग लगे, सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से मुक्त ऊर्जा की गणना MeV में करिए। तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया है? द्रव्यमान दिया गया है। कितना द्रव्यमान संलयित होता है? 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक दूसरे से संलयित होगा तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये हमको पता लगाना है, ज्ञात करना है। मुक्त ऊर्जा डेल्टा E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एनर्जी रिलीज हमको मालूम करनी है। अब आपको मालूम है इसके लिए क्या फॉर्मूला है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की हेल्प से डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M कितना है? 1 kg। C की वैल्यू, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर कर दिया हमने, 9 इंटू 10 टू द पावर 16, और ये एनर्जी आएगी जूल में। बट वी हैव टू गिव अवर आंसर इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये जो 9 इंटू 10 टू द पावर 16 है, इसमें हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या बदल जाएगा? मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं समझ आया? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता तो किससे डिवाइड करते? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। मिलियन में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 से डिवाइड करेंगे। एक नंबर से डेसिमल हटाया, एक 0 बढ़ा दिया। 16 पंचे 80, कितने बचे? 10। दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा। 16 छक्का 96, 4 बचे 40 हो गए। 16 दूना 32, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 29, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना। इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुक्त होगी अगर आप 1 किलोग्राम का मास वेस्ट करोगे तो। कितना आंसर आ रहा है भाई इसका? 5.62 इंटू 10 टू द पावर 29, 5.62 10 टू द पावर 29 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये चीज आपको समझ नहीं आई? तो 5 घा में इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इनके कैंसिलेशन जैसे मैंने कर दिए हैं, आप करिएगा या ना करिएगा, लेकिन रिएक्शंस आपको लिखना जरूर आना चाहिए। तो खूब प्रैक्टिस करिए ताकि रिएक्शंस आपको लिखनी आ जाएं। ठीक है, तो आज हम लोग 5 घा तक ही क्वेश्चन रखेंगे, आगे और भी कैलकुलेशन करेंगे लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, 5 अंगा और उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।